हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर, जिसमें हम ज्योग्राफी सेक्शन को आज हम लेके आए हैं और ज्योग्राफी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने हिस्ट्री और पॉलिटी के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, वो भी डिटेल में आज भी जो है इस वीडियो को हम डिटेल के रूप में जानेंगे और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगा। तो आने वाले जीओए क्लर्क और सब इंस्पेक्टर या फिर बाकी एग्जाम जो भी एचपीएसएससी कंडक्ट करवाता है, सभी में जीएस सेक्शन पूछा जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई जो होती है निम्न में से किसके मध्य की औसत दूरी है? तो ये है अर्थ और सन के बीच में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अर्थ और सन के बीच की दूरी जो है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है एवरेज डिस्टेंस इसको माना जाता है। राइट। देखिए, डिस्टेंस की दो यूनिट है। एक तो आपको लाइट ईयर याद रखना है कि लाइट ईयर क्या होता है, ये भी डिस्टेंस की यूनिट होती है, और दूसरा जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बात यहाँ पे कर लेते हैं सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम अगर हम बात करें तो कितना पुराना है? 5 से लेके 5.6 बिलियन साल पुराना है दोस्तों। ठीक है। और अगर आप प्लैनेट्स की बात करेंगे तो 4.6 बिलियन जो है पुराने प्लैनेट्स हैं। तो आप खुद ही आइडिया लगाइए कि कितने पुराना जो है हमारा सोलर सिस्टम है और प्लैनेट्स है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है फिगर, इसलिए मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो सन से बना हुआ है, प्लस जो 8 प्लैनेट्स हैं, प्लस आपके एस्ट्रॉइड्स जो रहते हैं, वो मून्स रहते हैं, कॉमेट्स रहते हैं, डस्ट एंड गैसेस पार्टिकल जो रहते हैं, इन सब से बना होता है। राइट। अब देखो, जो पहले 4 प्लैनेट है हमारे स्टार्टिंग में जो आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। ठीक है। या फिर इनको बोला जाता है इनर प्लैनेट्स। ठीक है। टेरेस्ट्रियल इसलिए क्योंकि ये जो प्लैनेट होते हैं ये रॉक और मेटल से बने होते हैं, यानी कि अर्थ लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका, अर्थ की तरह होते हैं। और बाकी के जो 4 प्लैनेट है लास्ट में, जुपिटर हो गया, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनको जोवियन प्लैनेट बोला जाता है या फिर गैसेस प्लैनेट बोला जाता है। इसमें जो गैसेस पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन प्लस हीलियम पाई जाती हैं। राइट। अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि ये जो प्लैनेट सेंस से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला, सन के करीब जो प्लैनेट होता है वो आपका मरकरी होता है। तो याद रखिएगा ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और जो सन है उसके सबसे करीब है। दूसरा इंपॉर्टेंट, वीनस, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ये सबसे क्लोजेस्ट है अर्थ के। ठीक है, क्लोज टू अर्थ। अर्थ के सबसे करीब कौन सा प्लेनेट अगर पूछे तो वीनस है। इसके अलावा इसको हॉटेस्ट और जो है ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी बोला जाता है। साथ ही साथ इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। राइट। एंड इसके अलावा जो है वीनस की अगर हम बात करें, इसकी रोटेशन कैसे होती है? ईस्ट टू वेस्ट की तरफ। ठीक है। देखो, 2 प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। वो है आपके, एक तो वीनस हो गया, दूसरा यूरेनस। ये दोनों ईस्ट टू वेस्ट जो है रोटेट करते हैं, लेकिन आप बाकी प्लैनेट देखेंगे, जैसे अर्थ को देखेंगे तो वेस्ट टू ईस्ट वो रोटेट करता है, लेकिन यहाँ पे जो है इनकी एक्सेप्शन है। इसके अलावा इसको अर्थ का ट्विन भी माना जाता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है। अर्थ का ट्विन जो है कौन है? वीनस है। तो ये सारी चीज़ें वीनस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। मार्स, इसके बाद आता है आपका मार्स। मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, रेड प्लेनेट बोला जाता है। और मार्स की 2 सैटेलाइट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है फोबोस और डाइमोस। ठीक है, फोबोस और डाइमोस जो 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं मार्स की, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। ओके। मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करती है आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पे है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपकी एस्ट्रॉयड बेल्ट। जुपिटर जो है आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसकी जो सैटेलाइट है वो है गैनीमेड। गैनीमेड इसकी एक सैटेलाइट है जो कि लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। राइट, ये भी याद रखिएगा। अगर जुपिटर की बात करें, टोटल नंबर ऑफ मून्स कितने हैं इसके पास 80 जो है 80 मून्स हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे। इसके अलावा सैटर्न की बात करें, सैटर्न जो है इसकी एक सैटेलाइट है टाइटन, जो कि आपको याद रखना है, ये सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम की। फिर आता है उसके बाद यूरेनस। यूरेनस भी जो है ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, लाइक वीनस। वीनस की तरह ये भी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करेगा। ओके। तो ये सारी चीज़ें सोलर सिस्टम से रिलेटेड पता होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है सही था, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, व्हेन डज टाइड्स राइज इन ए सी।
तो समुद्र में उज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? देखिए जो टाइड्स होती हैं, समंदर की जो लहरें आप देखेंगे तो वो होती हैं किसकी वजह से? ये होती हैं आपकी फुल मून और हाफ मून में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पूर्णिमा और अर्ध चंद्र पर। देखिए ये मेनली जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है किसका? सन और मून का। ठीक है, याद रखिएगा, सन और मून का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, पुश नहीं पुल होता है, उसकी वजह से टाइड्स आती हैं हमारे समंदर के अंदर। ठीक है, तो अगली बार ये पूछा जा सकता है किसकी वजह से? तो सन और मून की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है कि द नेटवर्क ऑफ सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस इज नोन एज। तो वर्टिकल लाइंस कैसे होती हैं? ये वर्टिकल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती हैं? ये होती हैं। तो इनका जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बन? ये बना ग्रिड। ग्रिड सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर बी। समझने लायक कुछ है नहीं इसमें। ग्रिड सिस्टम सामने दिख रहा था कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, तो वो क्या बनाएंगी? ग्रिड सिस्टम बनाएंगी। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 64th पे, विच आइसोल इज द आइसोफिल्स ऑफ। कौन सी समताप रेखा समान रेखा है? तो ये है आपकी सनशाइन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ये फैक्ट है, इसमें समझने लायक कुछ है नहीं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सनशाइन। 65 पे चलेंगे। विच रिवर क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। तो कौन सी ऐसी नदी है जो कि ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉन से जो है 2 बार जो है पास होती है? तो ये कौन सी रिवर है? ये है आपकी लिम्पोपो रिवर। लिम्पोपो रिवर की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये लिम्पोपो रिवर जो है ये आपकी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में है। राइट, अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है ये पूछा जाए कि कितनी कंट्रीज के थ्रू जो है होके गुजरता है, तो याद रखिएगा ये 10 कंट्रीज के थ्रू होके गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की बात हो रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 10 कंट्रीज के थ्रू होके गुजरता है। वो मैप में ज़रूर देख लेना, एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, इसके अलावा इक्वेटर, इक्वेटर कितनी कंट्री से पास होके गुजरता है? तो ये 13 कंट्रीज। इक्वेटर से 13 कंट्री पास होती हैं और कैप्रिकॉन से 10 कंट्रीज। देखो सबसे ऊपर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर आता है बीच में इक्वेटर, देन नीचे जो है ये है कैप्रिकॉन। राइट, सो कैप्रिकॉन से 10, इक्वेटर से 13 और जो कैंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इससे जो है 16 कंट्रीज पास होते हैं। तो मैक्सिमम कंट्रीज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से होते गुजरती हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इंडिया भी पास होता है, मतलब इंडिया को भी पास करती है। तो इंडिया की कितनी स्टेट से पास होती है क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ से ये पास होती है। कौन कौन सी वो स्टेट्स हैं? गुजरात है, ठीक है, सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, फिर एमपी से गुजरती है, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, फिर आपका जो है बाद में मिजोरम से। तो ये 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहां से आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, स्टेपी इज रिलेटेड टू विच बायोम। स्टेपी किस बायोम से संबंध है? देखो स्टेपी क्या है? ये ग्रासलैंड्स होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्या होते हैं ये? ग्रासलैंड्स होते हैं, याद रखिएगा। अब देखो ग्रासलैंड्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो आपके ट्रॉपिकल होते हैं और दूसरे आपके टेम्परेट होते हैं। और एग्जाम में क्या पूछता है कि ट्रॉपिकल कौन सी जगह पाए जाते हैं और टेम्परेट कौन सी जगह पे पाए जाते हैं। तो दोनों समझ लेना यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। देखो जो ट्रॉपिकल होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या बोला जाता है उन्हें? तो ट्रॉपिकल ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। देखो ईस्ट अफ्रीका में इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को सवाना। याद रखिएगा सवाना। सवाना कहाँ पे होते हैं? याद रखना है आपको, ईस्ट अफ्रीका में जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उनको सवाना बोला जाता है। ब्राजील में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को बोला जाता है क्या? कैंपोस। ठीक है, कैंपोस बोला जाता है। इसके अलावा वेनेजुएला में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को बोला जाता है लैनोस। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स ईस्ट अफ्रीका, ब्राजील एंड वेनेजुएला में पाए जाते हैं, जिनको ये नाम से पुकारा जाता है। ये हो गया आपके ट्रॉपिकल। दूसरा है आपका टेम्परेट। ठीक है, टेम्परेट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। टेम्परेट्स की बात करें तो अर्जेंटीना में इनको क्या बोला जाता है? पैम्पास। ठीक है, अर्जेंटीना में क्या पाए जाते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड्स, और इनको पैम्पास बोला जाता है। राइट, इसके अलावा
जो अमेरिका है या यूएसए हम बोले, यूएसए में प्रेरीज बोला जाता है, ठीक है, प्रेरीज याद रखिएगा, यूएसए में क्या बोलते हैं, प्रेरीज बोलते हैं। साउथ अफ्रीका में वेल्ड के नाम से टेम्परेट ग्रासलैंड्स को बोला जाता है। अब देखो वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका था, ईस्ट अफ्रीका में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है और साउथ अफ्रीका में टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, और इनको क्या बोला जाता है, वेल्ड बोला जाता है। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, वेल्ड बोला जाता है, ठीक है जी। एंड देन आपका एशिया में क्या बोले जाते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड्स को स्टेपी बोले जाते हैं। जो अभी ऊपर क्वेश्चन था, ये जो स्टेपी है ये आपको एशिया में देखने को मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डाउन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन, ठीक है। और एशिया एंड यूरेशिया वाले पार्ट में भी, यानी कि थोड़ा यूरोप वाला पार्ट भी, वहाँ पे भी स्टेपी इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, द सी वाटर इज मोर साल्टी देन रेन वाटर बिकॉज, जो हमारा समंदर का पानी होता है वो हमारी रेन वाटर से ज़्यादा साल्टी होता है, नमकीन होता है। वो इसलिए होता है, ऑप्शन नंबर सी, रिवर पोर साल्ट फ्रॉम द सॉइल इनटू सी। तो नदियाँ जो है वो जो साल्ट होता है, वो जो लैंड का साल्ट होता है उसको बहा के जो है समुद्र में लेके आती हैं, ठीक है जी। तो लैंड में पाया जाता है साल्ट, पानी में नॉर्मली नहीं पाया जाता। तो सैंड वाला जो साल्ट है वो वहाँ पे सी में घुल मिल जाता है, इसलिए जो है वहाँ पे वो ज़्यादा सॉल्टी रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रेन वाटर के, राइट। चलिए आपने मुझे बताना है रेन वाटर में कौन कौन से जो है आपको पदार्थ देखने को मिलेंगे, कौन कौन से मिनरल जो है एसिड पाए जाते हैं। 68 पे चलेंगे। व्हाट इज द इकोलॉजिकल सिस्टम इंटीग्रेटिंग ऑल लिविंग बीइंग्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो सभी संजीवों और उनके संबंधों को एकत्रित करने वाला पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो उसको दोस्तों बोला जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है वो। देखो बायोस्फीयर किससे बनता है, बायोस्फीयर आपका बनता है लिथोस्फीयर से, प्लस एटमॉस्फेयर से, प्लस आपका हाइड्रोस्फीयर से। अब देखो लिथो मतलब है लैंड की बात हो रही है। लैंड में जो भी जीव जंतु रहते हैं, हम आप एनिमल्स, ठीक है, पेड़ पौधे जो भी हैं वो लिथोस्फीयर के अंदर आ गया। एटमॉस्फेयर में आपके बर्ड्स वगैरह दिख जाते हैं और भी बाकी जो चीज़ें हैं जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं वो आपका इसका पार्ट हो गया। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, पानी वाला एरिया, वाटर। तो वाटर के अंदर फिश फुश जो भी कंटेंट होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, पानी वाला एरिया, इन तीनों को मिला के बायोस्फीयर बनता है एक। तो यहाँ पे बोला है ना सभी संजीवों और उनके संबंधों, ठीक है, तो इसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो आपको पता चल गया लिथोस्फीयर क्या होता है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर तो आपको पता ही है ऑलरेडी। तो इन तीनों को मिला के क्या बनता है, एक बायोस्फीयर बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है। चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 63 पे। अ वाइड इनलेट of the sea usually concave in shape is termed as। तो समुद्र का चौड़ा प्रवेश, दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना जिसमें पूछा गया है कि समुद्र का चौड़ा प्रवेश मार्ग, तो आपने आंसर देना है वहां पे बे, ठीक है, बे याद रखिएगा, बे। अब इसका आंसर है बे। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है और स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है जी। सबसे पहले मैं बे बताऊंगा। बे क्या होता है, समुद्र का ऐसा चौड़ा प्रवेश या फिर मुख जिसमें जो है जो भूमि में प्रवेश करता है, ठीक है। और ये गल्फ से याद रखना छोटा होता है, बे जो होता है ये गल्फ से छोटा होता है। अब बे दिखता कैसे है, इस तरह से जो है आप देखेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे, जो इसका मुख होगा ये वाइड होगा, ये चौड़ा होगा और ये बाद में ये पतला होता चलेगा आगे, ठीक है। ये लैंड वाला एरिया है, ये सी वाला एरिया है, ये लैंड है, ठीक है। तो ये जो है ये आप देखेंगे इसका माउथ देखेंगे ये चौड़ा है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, ये आपका बे होता है और दूसरा होता है आपका गल्फ। गल्फ जो होता है एक्चुअली बे से बड़ा होता है, लेकिन बे की तुलना में जो है इसका जो प्रवेश द्वार होता है वो पतला होता है। ये कैसे होगा, ये ऐसे, और ये आगे जाके ऐसे चौड़ा होता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एरिया कम है तो ठीक है। तो ये जो प्रवेश द्वार जो होगा इसका, ठीक है, मान लो प्रवेश द्वार जो है वो छोटा होगा, बाकी एरिया आगे बड़ा होता चलेगा। तो ये दोनों के बीच में जो है यहाँ पे डिफरेंस है, राइट। और याद रखिएगा बे छोटा होता है और गल्फ बड़ा होता है। स्टेट क्या होता है, स्टेट जल डमरू मध्य, नाम में पता चलता है डमरू कैसा होता है। डमरू इस तरह से जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है।
तो डमरू के दोनों साइड आप देखेंगे चौड़ा एरिया है और बीच वाला एरिया पतला है। तो ये जो स्ट्रेट होता है ये दो बड़ी जल जो धाराएं होती हैं या फिर दो बड़े जलाशय होते हैं, ठीक है, बड़े समुद्र होते हैं, उनको आपस में जोड़ता है। क्या जोड़ता है? स्ट्रेट जोड़ता है, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, तो स्ट्रेट, बे एंड गल्फ के बीच क्या अंतर है, आई होप आपको पता चल गया है, याद रखिएगा। अब बे एक एक्सेप्शन है, बे ऑफ बंगाल जो है वो बड़ा है, काफ़ी बड़ा, वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है जी, वो एक्सेप्शन है। बाकी बे छोटा होता है गल्फ से और उसका मुख जो है चौड़ा होता है, और जो गल्फ होता है उसका मुख जो है पतला होता है, लेकिन वो आगे जो है उसका एरिया चौड़ा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। हिमालयन माउंटेन रेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो किसके एग्जाम्पल हैं? वोल्केनिक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स हैं, रेजिजुअल है, या फिर फोल्ड माउंटेन है? तो ये है फोल्ड माउंटेन, वलित पर्वतों का, ठीक है जी। फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है हमारे हिमालयन माउंटेन, और इनको यंग माउंटेन भी बोला जाता है, याद रखिएगा, यंग माउंटेन्स हैं, ये सबसे बाद में बने हुए हैं, राइट। आपको पूछे कि ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल बताओ भारत के अंदर कौन कौन से हैं, तो ब्लॉक माउंटेन के एग्जाम्पल है आपके सतपुरा एंड विंध्या रेंज, ठीक है। सतपुरा और जो विंध्या है ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है। जैसे यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स पूछ लिया, किस टाइप के हैं? फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो सतपुरा और विंध्या जो है आपके ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। रेसिजुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल क्या है? ये आपका अरावली, जो आपके राजस्थान में है अरावली माउंटेन, वो किसके एग्जाम्पल है? रेसिजुअल माउंटेन के एग्जाम्पल है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट्स के जो नीलगिरी हैं, नीलगिरी हिल्स हैं, वो भी आपके किसके एग्जाम्पल हैं? रेसिजुअल, ठीक है, रेसिजुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। इसके बाद गिरनार की पहाड़ियाँ, वो भी जो है रेसिजुअल। मेनली ये ज़्यादातर पूछा जाता है, अरावली का याद रखना है आपको। ओके जी, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 71 पे। विच रिवर इज नॉट रिलेटेड टू पंजाब? आप इसको इजीली आंसर कर पाएंगे क्योंकि आप हिमाचल के साथ साथ पंजाब का एरिया भी जो है देखते रहते हैं, और ये मेनली आपको 3 रिवर पंजाब में देखने को मिलेंगी, सतलुज, रावी और ब्यास, ठीक है जी। सतलुज, रावी एंड ब्यास, जिसको दोआब वाला क्षेत्र भी बोला जाता है, पता होगा, याद होगा, कांगड़ा हिस्ट्री भी पढ़ी है ना, उसमें भी बताया गया है। सो यहाँ पे ताप्ती रिवर जो है वो नहीं बहती है। अब ताप्ती रिवर कहाँ पे बहती है? ताप्ती रिवर जो है 3 हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे गुजरती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड गुजरात के अंदर, ठीक है जी। एमपी से निकलती है, महाराष्ट्र जाती है, फिर आपकी गुजरात में जाती है। अब देखो ये कौन सी रिवर है? ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखिएगा, नर्मदा की तरह। नॉर्मली आप देखेंगे जो हमारी ढलान है इंडिया की, वो जो ईस्टर्न वाला एरिया है उसकी तरफ है। तो मैक्सिमम रिवर्स आप देखेंगे वो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं, लेकिन ताप्ती और नर्मदा ऐसी रिवर हैं, और भी 2-3 रिवर्स हैं छोटी छोटी, तो वो आपकी वेस्ट वाली साइड जो है मूव करती हैं। तो ये वन ऑफ देम है, वेस्ट जो है ये अरेबियन सी में जाके वहाँ पे चली जाती है फिर ये, ठीक है। और ये साउथ ऑफ नर्मदा बहती है, यानी कि नर्मदा के साउथ में, जैसे ऊपर नर्मदा है तो ये इसके नीचे बह रही होगी, ठीक है जी, तो याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए वेरी इंपॉर्टेंट कि ये ओरिजिनेट कहाँ पे होती है, निकलती कहाँ पे है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे? बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर, वहाँ से निकलती है सतपुरा रेंज से, ठीक है। अगर रेंज पूछे तो सतपुरा रेंज, और डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश से ये निकलती है। सतलुज की बात करें, सभी को पता है, मानसरोवर तिब्बत से निकलती है। रावी जो है आपकी बड़ा भंगाल कांगड़ा से निकलती है, एंड आपकी जो ब्यास है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्यास कुंड से निकलती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई। देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान जो है तमिलनाडु सूखा रहता है, क्यों? अब दोस्तों जो हमारा मैक्सिमम भारत का जो एरिया है उसमें जो बारिश होती है, मॉनसून जो आता है वो साउथ वेस्ट मॉनसून के थ्रू होती है, याद रखिएगा। साउथ वेस्ट मॉनसून मीन्स ये आपका भारत है, ये साउथ वाला एरिया, यहाँ से जो आते हैं, यहाँ से जो मॉनसून आता है इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून। और यहाँ से जो आता है ऊपर को जाता है ये आपका नॉर्थ ईस्ट सॉरी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिसको रिट्रीटिंग मॉनसून भी बोलते हैं। तो तमिलनाडु में बारिश जो है वो किस लिए? क्योंकि ये रेन शैडो एरिया में लोकेटेड है। रेन शैडो एरिया में लोकेटेड बोलने का मतलब ये है कि आप जब देखेंगे दोस्तों तो ये वाला एरिया जो है यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे,
ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हैं। अगर आपने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है ज़रा भी तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है ज्योग्राफी का तो आपको पता है कि जो साउथ में जैसे तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका हैं, कुछ आपके महाराष्ट्र के एरिया, वहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलेंगे। तो ये पहाड़ियाँ जो हैं ये रोक लेती हैं इस जो जलवायु है, आधी वर्षा यहाँ पे हो जाती है। तो इसकी ऑपोजिट साइड में वर्षा नहीं हो पाती क्योंकि यहाँ पे आपका तमिलनाडु, ठीक है जी। तो इस कारण जो है यहाँ पे रेन शेडो एरिया होने के कारण यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, सारी बारिश जो है यहाँ पे हो जाती है, फिर बाद में ऊपर को चला जाता है ऐसे, ठीक है। तो तमिलनाडु पे बारिश नहीं होती। अब क्वेश्चन ये आता है कि तमिलनाडु में बारिश कैसे होगी। तमिलनाडु में बारिश होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से, साउथ वेस्ट मानसून की नहीं, जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है, जिसको याद रखेंगे रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है, रिट्रीटिंग मानसून सर्दियों में, ठीक है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल से। और साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आता है, अरेबियन सी से गुजरता है, राइट। आई होप आपको क्लैरिटी हो गई है। तो तमिलनाडु में बारिश जो है साउथ वेस्ट मानसून से नहीं होती। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ओके, सो बाकी के क्वेश्चंस को गाइज हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके अलावा देखिए, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो जो साउथ वेस्ट मानसून है प्लस आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून है, इन दोनों की वजह से कहाँ पे बारिश होती है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है आपके, वहाँ पे इन दोनों की वजह से बारिश आपको देखने को मिलेगी, राइट। सो ये है आज का इंपॉर्टेंट सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो काइंडली लाइक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें और सभी पेपर्स जो हैं आपके रिसेंट टाइम में जो हुए हैं या फिर अभी भी होंगे आगे, तो उन सभी को सॉल्व करते चलेंगे डिटेल रूप में। और जो है नए स्टूडेंट चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और टेलीग्राम जो है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो का लिंक सुबह सबसे पहले वहाँ पे मिल जाता है, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते रहेंगे नए लेक्चर में, कल मिलेंगे, और तब तक के लिए जो है जय हिंद।